नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जापान को मिली पहली महिला पीएम साने ताकाइची। पीएम मोदी बोले साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। भारत रूस तेल डील पर गरमाया मामला, ट्रंप के दावे और कांग्रेस के सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में दरार, सीटों पर आपसी टकराव। पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज से सियासी संग्राम, विरासत बनाम राजनीति की जंग। और ट्रंप की चेतावनी, अगर हमास समझौता तोड़ेगा उसे मिटा देंगे, लेकिन युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। और अब खबरें विस्तार से। जापान की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव आया है, जहां लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी की नेता साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। 64 वर्षीय ताकाइची ने शिगेरू इशिवा की जगह ली है, जिन्होंने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दिया था। खास बात यह है कि ताकाइची का कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने दृढ़ नेतृत्व और विचारधारा के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उन्हें जापान की आयरन लेडी कहा जाता है और वे ब्रिटेन की पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती हैं। ताकाइची एलडीपी के चेंज एलडीपी अभियान का चेहरा रही हैं और 3 बार के प्रयास के बाद प्रधानमंत्री पद तक पहुंची हैं। वे स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की पक्षधर हैं और चीन उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रुख की समर्थक हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जापान की गिरती जनसंख्या, कमजोर होती अर्थव्यवस्था, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और संसद में अल्पमत के कारण सहयोगी दलों को साधना। ताकाइची आगे की आर्थिक नीतियों आम्बेनॉमिक्स की समर्थक हैं और देश में आर्थिक सुधार के लिए आक्रामक रवैया अपनाने की पक्षधर हैं। निजी जीवन में वे एक हैवी मेटल ड्रमर और वाइकर रही हैं, जो उनके विविध व्यक्तित्व को दर्शाता है। वहीं इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और लिखा कि वे ताकाइची के साथ मिलकर भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत जापान संबंध इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ताकाइची का नेतृत्व जापान में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलते समीकरणों के बीच भारत की ऊर्जा नीति एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत द्वारा रूस से तेल आयात पर वैश्विक नजरें टिकी रहीं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने इस बहस को नया मोड़ दिया है। बीते 5 दिनों में ट्रंप ने 3 बार ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे रूस से तेल आयात बंद करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के इन बयानों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की ओर से बातचीत से इनकार करने के बावजूद ट्रंप अपने दावों पर कायम है। कांग्रेस ने इसे भारत की विदेशी नीति की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाला मामला बताया है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मुद्दे पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने सोमवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत को खुली चेतावनी दी कि अगर वो रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा। भारत ने पहले कहा था कि भारत ऊर्जा खरीद के मामले में बाजार आधारित नीति अपना रहा है और अपने हितों के अनुसार निर्णय लेगा, लेकिन ट्रंप का ये बयान कि मोदी ने मुझसे कहा है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा, इसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा इस बातचीत की जानकारी से इनकार किए जाने के बावजूद ट्रंप का बार बार ये दावा करना सियासी और कूटनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब देश की विदेश नीति पर दुनिया भर में नजरें हों, तब सरकार को पारदर्शिता से काम लेना चाहिए। ये मामला भारत आयात या शुल्क का नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक साख का भी है। बिहार विधानसभा से पहले विपक्षी महागठबंधन की राजनीतिक एकता पर गंभीर संकट उभरकर सामने आया है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई जैसी पार्टियों ने लगभग 1 दर्जन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी और कांग्रेस को चुनाव से बाहर होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
पार्टी के नेतृत्व का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को हम पूरी तरह से दोषी मानते हैं और कांग्रेस को गठबंधन धर्म नहीं निभाने के लिए दोषी मानते हैं। इस बीच जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी पर करारा तंज कसा और उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट करार दिया। उनका कहना है कि महागठबंधन के भीतर आपसी मनमुटाव और भ्रम की स्थिति स्पष्ट है और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने की संभावना है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर महागठबंधन में आपसी कलह जारी रही तो वोट बैंक बिखरने की संभावना है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जनता तय करेगी कि सत्ता की कुंजी किसके हाथ में दी जाए। पुणे का शनिवार वाड़ा, जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा गूंजती थी, आज वहीं गूंज उठी है नमाज, शुद्धिकरण और राजनीति की आवाज। कुछ महिलाओं ने शनिवार वाड़ा के प्रांगण में नमाज अदा की। वीडियो वायरल हुआ और फिर शुरू हो गया सियासी तूफान। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी मैदान में उतरी हिंदू संगठनों के साथ शनिवार वाड़ा पहुंची और की शुद्धिकरण की पूजा। ये छत्रपति शिवाजी की विरासत का अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुद्धिकरण के इन दृश्यों के बीच सियासी बयानबाजी का पारा चढ़ता गया। एआईएमआईएम नेता बोले, शुद्धिकरण करना है तो पहले अपने दिमाग का करिए, जो नफरत आपके मन में भरी है उसे साफ कीजिए। विपक्ष ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार पूजा प्रार्थना का अधिकार देता है, तो फिर शनिवार वाड़ा कोई अपवाद क्यों? और अब दिलचस्प मोड़, बीजेपी की सहयोगी एनसीपी और शिवसेना ने अपने ही सांसद की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा, विरासत का सम्मान सबको है, लेकिन धार्मिक नफरत फैलाना समाधान नहीं। पुणे का शनिवार वाड़ा अब धार्मिक नहीं राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। एक ओर विरासत बचाने की दुहाई तो दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई। वो शनिवार वाड़ा जो कभी मराठा साम्राज्य की शान था, आज सियासी बयानबाजी की रणभूमि बन चुका है। नमाज के बहाने राजनीति और राजनीति के बहाने नफरत की नई पटकथा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इतिहास की धरोहरों को सियासी हथियार बना रहे हैं? शनिवार वाड़ा में नमाज से शुरू हुआ ये विवाद अब संविधान और सहिष्णुता की परीक्षा बन चुका है। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बड़ी खबर वॉशिंगटन से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वो इजरायल के साथ हुए गाजा युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे मिटा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही ट्रंप ने दो अहम बातें स्पष्ट की। वो हमास को समझौता निभाने का अवसर देंगे और दो, अमेरिका अपनी सेना से सीधे इस संघर्ष में कूदेगा। ये नहीं होगा। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटोनी एल्बानीज की मेजबानी के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमास को समझौते का पालन करना होगा और अगर नहीं किया तो कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप की टिप्पणियों के तुरंत बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दो शीर्ष राजनयिकों के साथ इजरायल के लिए रवाना हो गए। ये संकेत माना जा रहा है कि वॉशिंगटन क्षेत्रीय साझेदारों के साथ स्थिति का तस्वीर तुरंत साझा करना चाहता है। दूसरी ओर हमास के शीर्ष वार्ताकार खलील अल हैया ने मिस्र के एक संवाददाता को बताया कि समूह अभी भी युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है और शवों के निकाले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव के साथ ही साथ ये नाजुक समझौता बार बार जोखिम में दिख रहा है। एक साफ संदेश ये भी आया है कि अमेरिका सीधे जमीनी सैनिक भेजने की योजना में नहीं है, यानी कि कूटनीति और दबाव के उपकरण प्रमुख रहेंगे और खतरा वास्तविक है।
तालिबान से हाथ मिलाने के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ वो सीमाई तनाव कम करने की कोशिश में था तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसके सपनों पर कहर बरपा दिया। बलूच विद्रोहियों ने पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाकर 7 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। ये हमला बलूचिस्तान मंड इलाके में माहिर और रूदिक के बीच हुआ। अचानक हुई फायरिंग और धमाकों से पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पलट गई। धमाके में 7 सैनिक मौके पर ही मारे गए और 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। जब भारत में दीपावली की रोशनी फैल रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अंधकार छा गया। विद्रोहियों ने कहा कि आजादी की लड़ाई है, दमन का जवाब है। पाक फौज की गाड़ी को निशाना बना उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद को चुनौती दे दी है। तालिबान से संघर्ष, बलूचों से बगावत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलगाव। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है। खुद को वैश्विक राजनीति में प्रासंगिक दिखाने की कोशिशें अब ध्वस्त होती जा रही हैं। बलूचिस्तान का ये हमला बता गया, पाकिस्तान सिर्फ सीमाई नहीं, आंतरिक जंग भी हार रहा है। तालिबान से हाथ मिलाने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अब सीमाएं शांत हैं, लेकिन बलूचिस्तान की धरती से उठी गोलियों ने उसके भ्रम को चकनाचूर कर दिया। 7 फौजी लाशें, जलती गाड़ी और सन्नाटा। ये सिर्फ एक हमला नहीं, पाकिस्तान के भीतर उठते उस तूफान की दस्तक है जो अब किसी सीज़फायर से नहीं थमेगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर भड़के बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस विवाद को सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि ये मामला संवाद से सुलझाया जा सकता था। आजम ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक छोटी सी बात को जानबूझकर बड़ी आग में बदला गया। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि चाहे हालात कैसे भी बिगड़े, समाधान अंततः बातचीत से ही निकलता है। आजम ने इसे गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचाने वाली साजिश बताया। इससे पहले रामपुर, कानपुर समेत कई शहरों में इस विवाद को लेकर हिंसक झड़पें और प्रदर्शन भी देखने को मिला। दरअसल कानपुर के सैयदनगर में बराफत जुलूस के दौरान रामनवमी शोभा यात्रा मार्ग के पास आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, बैनर फाड़ा गया और मामला बढ़ गया। बाद में आरोप लगे कि कुछ मुस्लिम युवकों ने जवाब में हिंदू धार्मिक पोस्टर फाड़े, जिससे विवाद और गहरा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। पूरे विवाद ने प्रदेश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पुत्तूर में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक कार्यक्रम के दौरान 10 महिलाएं अचानक बेहोश हो गईं। ये घटना स्थानीय विधायक अशोक कुमार राय द्वारा आयोजित अशोक जनमन कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां हजारों लोग भोजन और उपहार लेने के लिए जुटे थे। अधिकारियों के मुताबिक उमस भरे मौसम, भीड़ और भोजन वितरण में देरी की वजह से महिलाओं को हाइपोग्लाइसीमिया और निर्जलीकरण की समस्या हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 3 महिलाओं को आईवी फ्लूइड दिया गया, जबकि बाकी को सामान्य इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। आयोजकों ने घटना पर खेद जताते हुए कहा है कि अधिक भीड़ के कारण भ्रम की स्थिति बनी और इसका असर कुछ लोगों की तबीयत पर पड़ा। उन्होंने भविष्य में बेहतर प्रबंधन का आश्वासन दिया है। फिलहाल सभी महिलाएं सुरक्षित हैं और स्थिति नियंत्रण में है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
नवी मुंबई के वाशी इलाके में सोमवार रात एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। ये आग करीब 12:30 बजे 10वीं मंजिल के ऊपरी फ्लैट में लगी और तेजी से 11वीं तथा 12वीं मंजिल तक फैल गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई है, जिनमें 6 साल की बच्ची सुंदर बाला कृष्णन भी शामिल है। मृतकों में 84 वर्षीय कमला हीरालाल जैन, 44 वर्षीय सुंदर बालकृष्णन और 39 वर्षीय पूजा राजन शामिल हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के फायर विभाग ने बताया है कि वाशी, नेरुल, एरोली और कोपर खेड़ने से कई फायर इंजन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर विभाग के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए पूरी टीम ने घंटों मेहनत की। इस दौरान 15 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, जबकि 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। घायलों को फोर्टिस, हीरानंदानी और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहेजा रेसिडेंसी में हुई इस घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि आग में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर घिर गए हैं। दिवाली के दिन उन्होंने गाजा में चल रहे संघर्ष की तुलना भारत के इस प्रमुख पर्व से कर दी, जिससे यूजर्स भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इन इंडिया ओनली वन डे इज दिवाली, गाजा एवरी डे इज दिवाली, और साथ में आग की इमोजी भी जोड़ दी। इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस समय कई यूजर्स ने उनकी इस पोस्ट पर लिखा कि त्योहार और युद्ध की तुलना करना कहाँ की समझदारी है। कुछ ने इसे असंवेदनशील और कुछ ने अवमाननापूर्ण बताया। ये पहला मौका नहीं है जब वर्मा ने इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी की हो। रामगोपाल वर्मा की ये पोस्ट ऐसे समय में आई जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है। गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई है, लेकिन हालात अब भी गंभीर है। हमास, जिसकी स्थापना 1947 में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में हुई थी, इजराइल की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता। इसी वजह से इजराइल लगातार हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता रहा है। इस बीच वर्मा की टिप्पणी ने युद्ध जैसी गंभीर स्थिति की तुलना एक धार्मिक त्योहार से कर दी, जिसे लोगों ने भावनाओं से खिलवाड़ बताया है। चोट के कारण लंबे समय तक मैदान से दूर रहे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब पूरी तरह से फिट होकर क्रिकेट में वापसी की तैयार है। जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में पैर में फ्रैक्चर के बाद वो 3 महीने तक बाहर थे। अब उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 2-4 दिवसीय मैचों की इंडिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये मुकाबले 30 अक्टूबर और 6 नवंबर से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे। पंत की ये वापसी घरेलू क्रिकेट के जरिए हो रही है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीनियर टीम में वापसी की राह भी खोल सकती है। साई सुदर्शन को उप कप्तान बनाया गया है, जबकि टीम में केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कई युवा व सीनियर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। दोनों मैचों की अलग अलग टीमों में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। चयनकर्ता इन मुकाबलों के जरिए खिलाड़ियों की फिटनेस, लय और फॉर्म का मूल्यांकन करेंगे। ऋषभ पंत की वापसी के साथ भारत को एक भरोसेमंद फिशनर और विकेट कीपर दोबारा मिल सकता है। ये सीरीज युवा और सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका ये बयान ऐसे समय आया जब मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शमी ने कहा था कि वो फिट हैं और रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलकर इसे साबित कर चुके हैं। वहीं चयनकर्ता अजित आगरकर ने शमी की फिटनेस को ही टीम से बाहर किए जाने का कारण बताया। इस मतभेद ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अश्विन ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, जिससे खिलाड़ियों में असमंजस पैदा हो जाता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को संवाद के मामले में और बेहतर ईमानदारी और स्पष्ट होना चाहिए। अश्विन ने शमी के मामले को उदाहरण के तौर पर उठाते हुए कहा कि अगर स्पष्ट संवाद होता तो ये विवाद टल सकता था। उन्होंने कहा कि शमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें चीजें स्पष्ट नहीं बताई गई हैं। अश्विन ने यह भी कहा है कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि अगर वो सवाल पूछेगा तो उसकी बात लीक हो जाएगी या गलत समझ ली जाएगी। उन्होंने विश्वास और पारदर्शिता को खिलाड़ियों के मनोबल से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में प्रदर्शन पर असर पड़ता है। हालांकि अश्विन ने अजीत आगरकर के रवैये की तारीफ की और कहा कि उन्होंने काफी प्रोफेशनल ढंग से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगरकर और शमी के बीच व्यक्तिगत बातचीत हो चुकी होगी। अश्विन के अनुसार अगर संवाद मजबूत हो तो भारतीय क्रिकेट को और मजबूती मिल सकती है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।